नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी लोक प्रशासन वाली यूनिट का 17वां लेक्चर कर रहे हैं। ये लोक प्रशासन वाली यूनिट का आखिरी चौथा लेक्चर रहेगा। पिछले 16 लेक्चर में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हम लोगों ने लास्ट वाले टॉपिक को छोड़कर, यानी ये वाला जो टॉपिक है इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे सब टॉपिक या टॉपिक कह लीजिए कवर कर लिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, लोक प्रबंध के या लोक प्रबंधन के नवीन आयाम। अगर मान लीजिए कि आपसे 3 मार्कर में सवाल पूछा जाए कि लोक प्रबंध के किन्हीं दो नवीन आयामों पर या किन्हीं दो नवीन आयामों का उल्लेख करें, तो दो माने जाते हैं। पहला नवलोक प्रशासन और दूसरा नवलोक प्रबंधन। नवलोक प्रशासन को हमने पहले डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है। आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं नवलोक प्रबंधन, जो कि लोक प्रशासन के नवीन आयाम में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले इसके सवालों पर बात करते हैं। ये कुछ 6 सवाल हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं। पहला, नवलोक प्रबंधन का अर्थ बताएं। नवलोक प्रबंधन के घटक बताएं। यह सवाल लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। नवलोक प्रबंधन के प्रतिलक्ष्य बताएं। प्रतिलक्ष्य का मतलब कि नवलोक प्रबंधन किसका विरोध करता है। चौथा, नवलोक प्रबंधन की विशेषताएं या फिर सिद्धांत बताएं। या फिर इस सवाल को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऑसबर्न तथा गैबलर के द्वारा नवलोक प्रबंधन की विशेषताओं को बताएं, डिस्कस करेंगे। नवलोक प्रबंधन की आलोचना व महत्व बताएं। महत्व को आप ये भी कह सकते हैं कि नवलोक प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इस तरीके से भी आ सकता है। और आखिरी सवाल, नवलोक प्रशासन व नवलोक प्रबंधन में अंतर बताएं। याद रखिएगा, लोक प्रबंधन के दो नवीन आयाम माने जाते हैं। पहला नवलोक प्रशासन और दूसरा नवलोक प्रबंधन। इस लेक्चर में हम लोग न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर बात करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। शुरुआत करें, चलिए। एक कथन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यह नवलोक प्रबंधन का पूरा सार है। यानी ऐसा कहा जाता है कि यह एकमात्र परिभाषा या स्टेटमेंट नवलोक प्रबंधन वाले टॉपिक को समझने के लिए पर्याप्त है। और यह कथन आपने कई बार दूसरे तरीके से हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के मुंह से भी सुना होगा, जहां पर वे कहते हैं कि हम लोग सरकार नहीं शासन चाहते हैं, हम गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस चाहते हैं। मैंने शुरुआती लेक्चर में बताया भी था कि सरकार और शासन में क्या अंतर होता है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर होता है। पढ़ते हैं। ये जो विद्वान है, ये सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है नवलोक प्रबंधन के। देखिए क्या लिखा है कि हम और ज्यादा सरकार नहीं चाहते, हम बेहतर सरकार चाहते हैं। अगर संक्षिप्त में कहें तो हम बेहतर शासन चाहते हैं। शासन हमारी समस्याओं को सामूहिक तौर पर हल करने की गतिविधि है। सरकार वह औजार है जिसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन औजार पुराना हो गया है और अब इसे पुनः निर्मित करने का समय आ गया है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकार नहीं शासन चाहिए। अब सरकार और शासन में क्या अंतर है, यह आप पुराने वीडियो लेक्चर में देखिएगा। लेकिन यहां पर कहने का तात्पर्य है कि जनता को जो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना है, अब वो केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार के साथ साथ निजी प्रशासन भी होना चाहिए, गैर सरकारी संगठन भी होने चाहिए, स्वयं सहायता समूह भी होना चाहिए। सरकार में प्रत्येक कार्य
केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मानी जाती है, यानी पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करना केवल जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन शासन ये कहता है कि शासन में केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी जोड़ने की बात कही गई। अब ऐसा क्यों? सरकार केवल सरकारी स्कूल हो या सरकारी स्कूल के साथ प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल भी हो, अगर हम केवल कहें कि केवल सरकारी स्कूल, केवल सरकारी अस्पताल, यानी हम केवल सरकार की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल की बात भी करते हैं, तब इसका मतलब हम शासन की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं। सरकार को अब हर चीज खुद नहीं करनी है। कुछ चीजें जहां पर निजी क्षेत्र कार्य करने में असमर्थ है, वहां पर सरकार करे। जहां पर निजी क्षेत्र कार्य करने में समर्थ है, वहां पर निजी क्षेत्र को कार्य करने दे। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश या कोई भी भारत के किसी राज्य का कोई पिछड़ा हुआ जिला है, वहां पर कभी भी प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेगा, वहां पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुलेगा, वहां पर सरकार को ही स्कूल, अस्पताल खोलने पड़ेंगे। लेकिन जो बड़ा शहर है, बड़ा जिला है, डेवलप है, वहां पर सरकार अगर स्कूल या हॉस्पिटल ना भी खोले तो वहां पर प्राइवेट जरूर खोल लेगा। तो नवलोक प्रबंधन की अवधारणा कहती है कि सरकार अब पुराना औजार हो गया है। सरकार आवश्यक है, लेकिन सरकार से ज्यादा जरूरी है शासन। गवर्नमेंट कम, गवर्नेंस ज्यादा, क्योंकि गवर्नेंस के माध्यम से ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अगर हम बहुत आसपास का उदाहरण लें, जो टेलीकॉम कंपनी है, पहले केवल बीएसएनएल हुआ करती थी, आज आइडिया है, वोडाफोन है, जियो है। सोच के देखिए कि केवल बीएसएनएल होता तो क्या हम लोग इतने बेहतर तरीके से इंटरनेट का यूज कर रहे हो पाते? क्या जो दाम पहले इंटरनेट के 10 साल पहले, 5 साल पहले जो हुआ करते थे, क्या आज उससे बहुत कम हो गए हैं? क्या वो कम हो पाते? तो जब सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, तो आखिरी में उसका फायदा जनता को होता है। यह नवलोक प्रबंधन की अवधारणा है। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। नवलोक प्रबंधन की अवधारणा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का परिणाम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नवलोक प्रबंधन की अवधारणा 1990 के आसपास की है, क्योंकि 1990 का वो समय था जब एलपीजी रिफॉर्म्स न केवल भारत में बल्कि दुनिया में लागू किए जा रहे थे। और नवलोक प्रबंधन की अवधारणा की शुरुआत होती है ब्रिटेन से, सबसे पहले ब्रिटेन से। जैसे हम ये कहें कि नवलोक प्रशासन की अवधारणा कहां से आई, तो अमेरिका से आई। लेकिन नवलोक प्रबंधन की अवधारणा कहां से आई, तो ब्रिटेन से आई। ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री होती थी मार्गरेट थ्रेचर, और उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री हुआ करते थे रीगन। 1990 के आसपास ब्रिटेन और अमेरिका भी आर्थिक रूप से काफी तंगी का शिकार था, और इतना ज्यादा तंगी का शिकार था कि वहां पर भी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को लागू किया जा रहा था। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में 1950 से लेकर 1980 तक ये जो 3 दशक रहे, ये भारत में लोक कल्याणकारी राज्य का स्वर्णिम युग माने जाते हैं, गोल्डन एरा ऑफ वेलफेयर स्टेट माने जाते हैं। लेकिन आपने एक हमेशा कहावत सुनी होगी कि हाथी खरीदना आसान है, हाथी को पालना मुश्किल है। 1990 से पहले सारे कार्य गवर्नमेंट खुद करती थी, हर चीज का उत्पादन सरकार खुद करती थी। लेकिन हाथी पाल तो लिया, सरकार ने बड़े बड़े संगठन बना लिए, उपक्रम स्थापित कर लिए, कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली। लेकिन 1980 तक आते आते सरकार का आर्थिक रूप से दिवालिया निकलने लगा। फिर हम नई आर्थिक नीति लेकर आए, और नई आर्थिक नीति का मतलब हम लोगों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। आर्थिक सुधार शुरू हुए, और ऐसा केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा था।
तो इस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने ही नवलोक प्रबंधन की अवधारणा को जन्म दिया। और यह अवधारणा की शुरुआत होती है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थ्रेचर। उन्होंने कुछ रिफॉर्म शुरू किए और वो रिफॉर्म आगे चलकर नवलोक प्रबंधन का हिस्सा हो गए। अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कुछ रिफॉर्म शुरू किए, वो आगे चलकर नवलोक प्रबंधन का हिस्सा हो गए। भारत में जो नई आर्थिक नीति को अपनाया गया वो भी नवलोक प्रबंधन का हिस्सा मानी जाती है। शुरुआत ब्रिटेन से हुई, धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों ने नवलोक प्रबंधन की अवधारणा को स्वीकार करना शुरू किया। अब ये मतलब क्या है कि नवलोक प्रबंधन क्या? नवलोक प्रबंधन का मतलब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के साथ में काम करना। क्या करना है ये लोक प्रशासन बताएगा, लेकिन कैसे करना है ये निजी प्रशासन बताएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि भारत में रहने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी है, ये लोक प्रशासन ने बताया, लेकिन कैसे प्रदान करनी है ये हम शासन से नहीं, निजी प्रशासन से। निजी प्रशासन का मतलब इफेक्टिवनेस, कार्यकुशलता, इकोनॉमी, मितव्ययता, एफिशिएंसी, दक्षता। आज स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने में केवल और केवल पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, फिजूल खर्ची नहीं होगी, कार्यकुशलता आएगी, दक्षता आएगी। जो व्यक्ति जिस योजना का लाभार्थी है उसी को मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। तो नवलोक प्रबंधन निजी प्रशासन की तकनीकों का, निजी प्रशासन की जो टेक्निक है उसका सरकारी प्रशासन में उपयोग करने पर बल देता है। नवलोक प्रबंधन, नवलोक प्रबंधन सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन के संश्लेषण को दर्शाता है, जहां पर क्या करना है ये लोक प्रशासन से तय होगा और कैसे करना है, क्या और क्यों ये लोक प्रशासन तय करेगा, और कैसे करना है, किन तकनीकों का उपयोग करना है ये निजी प्रशासन तय करता है। तो कुल मिलाकर निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय तकनीकों को सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करना तथा सरकार की भूमिका में परिवर्तन लाना। केवल पब्लिक वेलफेयर नहीं होगा, पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी को ध्यान में दिया जाएगा। कर्ता की जगह सहायक, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। अब सरकार केवल वही काम करेगी जहां पर निजी प्रशासन काम करने में असमर्थ है, बाकी सब निजीकरण हो जाएगा। निजी क्षेत्र को काम करने की सुविधा दी जाएगी, सरकार केवल उसके ऊपर रेगुलेट करेगी। जैसे सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों पर एक एजेंसी बनाई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। बीमा कंपनियां बहुत सारी हो गई हैं, बीमा कंपनियों के ऊपर बनाया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईडा। तो जहां सरकार काम करने में, जहां निजी प्रशासन काम करने में असमर्थ है वहां पर सरकार काम करेगी, बाकी सब निजी क्षेत्र को देगी कि तुम करो, और तुम जनता का मिसयूज ना करो, पब्लिक मनी का मिसयूज ना करो। तुम्हारे ऊपर देखरेख करने के लिए हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे। अब करता नहीं, सहायक होगा, सब कुछ खुद नहीं करना, जहां निजी नहीं कर रहा वहां खुद करो, बाकी निजी क्षेत्रों को करने दो, उसके ऊपर रेगुलेट करो और उसको सहायता दो। यही है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। जब आप सुनते हैं कि इतने सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, लोक उपक्रमों का निजीकरण हो गया, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, विनिवेशीकरण हो रहा है, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि जहां प्राइवेट सेक्टर बेहतर सुविधाएं दे सकता है तो उसे देने दो, जहां वो नहीं देगा वहां हम देंगे और उनके ऊपर रेगुलेट हम करेंगे। यही है नवलोक प्रबंधन, यानी निजी क्षेत्र की तकनीकों का सरकारी प्रशासन में उपयोग करना और सरकार की भूमिका को सीमित करते हुए कर्ता की जगह सहायक की भूमिका में लेकर आना। तो यह है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। एक विद्वान है क्रिस्टोफर हुड, ये वो विद्वान है जिन्होंने नवलोक प्रबंधन शब्द का उपयोग सबसे पहली बार किया। अगर आपसे पूछा जाए कि नवलोक प्रबंधन शब्द किसके द्वारा दिया गया,
तो ये दिया गया था क्रिस्टोफर हुड के द्वारा 1991 में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का नाम था ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन। यहां पर उन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द का उपयोग पहली बार किया। आगे चलकर नवलोक प्रबंधन में एक किताब आई। उस किताब को लिखने वाले दो विद्वान थे, डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर। किताब का नाम है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। हिंदी में कहा जाता है उद्यमशील सरकार। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नवलोक प्रबंधन का पिता किसे माना जाता है, तो नवलोक प्रबंधन का पिता जनक डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर को माना जाता है। इन्होंने नवलोक प्रबंधन को उद्यमशील री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के नाम से संबोधित किया, यानी जो सरकार है उसका दोबारा से री इन्वेंट करने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो उद्यमशील हो, एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट हो। और इस किताब ने नवलोक प्रबंधन को पूरी दुनिया में मान्यता दी, स्वीकार्यता दी। और इसी कारण डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर को नवलोक प्रबंधन का जनक माना जाता है। अब आते हैं नवलोक प्रबंधन के कुछ अन्य नाम हैं। एक विद्वान हुए पॉलिट। पॉलिट ने नवलोक प्रबंधन को प्रबंधनवाद कहा। डेविड और ऑसबॉर्न व टेड गैबलर ने नवलोक प्रबंधन को उद्यमशील सरकार कहा। लेन व रोजन ब्लूम ने बाजार आधारित लोक प्रशासन कहा। नवलोक प्रबंधन नव टेलरवाद कहा जाता है। U.A. गुन ने नवलोक प्रबंधन को लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच का तीसरा मार्ग बताया। बार्जले ने पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक प्रतिमान कहा। अमेरिका में रिगनोमिक्स कहा जाता है, इंग्लैंड में थेचरवाद कहा जाता है और न्यूजीलैंड में रोजरोनमिक्स कहा जाता है। कई बार 3 मार्कर में पूछ लिया जाता है कि नवलोक प्रबंधन को उद्यमशील सरकार की संज्ञा किसने दी। तो नवलोक प्रबंधन को उद्यमशील सरकार की संज्ञा डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर ने अपनी पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में दी। तो ये कुछ नाम है, फैक्चुअल जानकारी थी, ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि नवलोक प्रबंधन का मुख्य बल, मुख्य घटक, यानी नवलोक प्रबंधन सबसे ज्यादा किस चीज पर बल देता है। तो ये 3 चीजें, जिससे सवाल आया था 3E। पहले ही का मतलब इकोनॉमी, यानी फिजूल खर्ची नहीं करना है। इफेक्टिवनेस, कार्य को करना है बेहतर तरीके से। एफिशिएंसी, यानी दक्षता से कार्य करना है, कार्य कुशलता, दक्षता, मितव्ययता। ये नवलोक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक, 3 प्रमुख बल माने जाते हैं, जिसका नवलोक प्रबंधन पूरी तरह से समर्थन करता है। और अगर आपने नवलोक प्रशासन को पढ़ा हो और नवलोक प्रशासन में तीसरा मिनरो बुक सम्मेलन पढ़ा हो, तो वहां पर भी मैंने बताया था कि ये नवलोक प्रबंधन के प्रमुख घटक माने जाते हैं। अब आते हैं एंटी गोल्स। आपने गोल्स तो सुना होगा, लक्ष्य। इसका ऑपोजिट क्या है? प्रतिलक्ष्य। प्रतिलक्ष्य का मतलब विरोध करता है। नवलोक प्रबंधन किन बातों का विरोध करता है, किन बातों के विरुद्ध है? पहला, राजनीति प्रशासन द्विभाजन का विरोधी है। नवलोक प्रबंधन के विद्वानों का मानना है कि राजनीति और प्रशासन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इन दोनों को अलग कर अगर आप देखते हैं तो आप एक पूर्ण ढांचा या पूर्ण संरचना नहीं देख पाएंगे। दूसरा, पद सोपानिक संगठनों का विरोधी है। हम लोगों ने पद सोपान को पढ़ा था। पद सोपान क्या है? उच्च अधीनस्थ संबंधों की एक श्रृंखला है, जहां पर कोई उच्च अधिकारी है, कोई अधीनस्थ कर्मचारी है। लेकिन नवलोक प्रबंधन पद सोपान संगठनों का विरोधी है और क्षैतिज संगठनों की बात करता है, जहां पर उच्च अधीनस्थ संबंध नहीं पाए जाएंगे। तीसरा, प्राधिकार के केंद्रीकरण का विरोधी है। अगर वो पद सोपान का विरोध करेगा तो सेंट्रलाइजेशन का विरोध करेगा। वो लोगों के बीच में प्राधिकार को बांटने पर बल देगा। प्रक्रियागत कठोरता और रूढ़िवादिता का विरोधी है। काम को करने में जो बहुत सारे नियम, रूल, रेगुलेशन होते हैं, ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, उनका विरोध करता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, आईसीटी की बात करता है। अंतर्मुखी दिशा का विरोधी है। इसका मतलब कि केवल अंदर ही झांकते रहिए। आपके अंदर जो कमियां हैं वो आप नहीं देख सकते, वो बाहर का व्यक्ति भी देख सकता है। हालांकि अगर हम अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हमारे हर समस्या का उत्तर हमारे खुद के पास है, जैसा सुकरात कहते हैं, प्लेटो कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से बात करें, प्रबंधकीय दृष्टिकोण से बात करें, तो उसमें यह कहा जाता है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, अगर आप बाहर की चीजों को नहीं देख पाते, तो आप अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, आप मार्केट में बने नहीं रह सकते। तो अंतर्मुखी दिशा का विरोध करता है कि केवल अंदर ही अंदर अपने संगठन को देखना और वाहवाही लूटना, इसका विरोध करता है। बाहर की प्रक्रियाओं, परिस्थितियों, अन्य संगठनों के साथ कंपटीशन पर बल देता है। राज्य की एकाधिकारिता का विरोधी है। हर चीज सरकार दे ऐसा तो नहीं है। केवल गवर्नमेंट स्कूल क्यों, अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई परिवार ऐसा है जो अपने बच्चे को और बेहतर शिक्षा देना चाहता है, निजी स्कूल में भर्ती करना चाहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहता है, तो क्यों नहीं। हमेशा बीएसएनएल का नेटवर्क ही क्यों, कोई जियो लेना चाहता है तो वो क्यों नहीं। तो राज्य की एकाधिकारिता का विरोधी है कि केवल हर चीज राज्य ही दे, ऐसा नहीं हो सकता। राज्य के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आवश्यक है। और आखिरी, आदर्शवाद व नौकरशाही का विरोधी है। आपने कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले, पार्श्व प्रवेश, लेटरल एंट्री के बारे में पढ़ा था, जहां पर निजी क्षेत्र के प्रबंधकों को लोक प्रशासन में उच्च पदों पर, संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्त किया जाता है। यह नवलोक प्रबंधन ही है। जब हम प्राइवेट सेक्टर के किसी एम्प्लॉय को गवर्नमेंट में एक बड़े पद पर नियुक्त कर रहे हैं, लेटरल एंट्री दे रहे हैं, तो यह क्या है, नवलोक प्रबंधन का हिस्सा है, ताकि हम निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता को लोक प्रशासन में ला सके। और नवलोक प्रबंधन ऐसा है। नवलोक प्रबंधन कहता है कि सरकार ही सब सर्वत्र है, सरकार ही सब कुछ है, ऐसा तो नहीं है। जनता के लिए सुविधाएं देने का काम, बेहतर सुविधाएं देने का काम केवल सरकार ही करे, यह संभव नहीं है, और वो आदर्शवादी नहीं हो सकती। निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में भी बेहतर काम हो सकता है। तो नवलोक प्रबंधन नौकरशाही का विरोध करता है, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी, आजकल सिविल सेवा में क्यों जाया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर का मतलब इंटरनल प्रेशर है, लेकिन वैसा प्रेशर नहीं है। सैलरी मिलेगी। प्राइवेट में क्या होता है, जितना काम उतना वेतन। सरकारी प्रशासन में अभी वैसा नहीं है कि जितना काम उतना वेतन। सरकारी प्रशासन में वो दामाद वाली फीलिंग आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नवलोक प्रबंधन नौकरशाही का और आदर्शवादिता का विरोध करता है कि आदर्शवादिता जैसी स्थिति कुछ नहीं होती। तो ये नवलोक प्रबंधन के एंटी गोल्स माने जाते हैं। अब विशेषताएं क्या है, विशेषताएं कह लीजिए या सिद्धांत कह लीजिए, ये 10 सिद्धांत हैं। ये 10 सिद्धांत दिए गए थे डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर ने 1991 में जो किताब लिखी थी, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। उस किताब में उन्होंने नवलोक प्रबंधन को उद्यमशील सरकार कहा और नवलोक प्रबंधन की 10 विशेषताएं या सिद्धांत बताए। पहला, प्रतिस्पर्धी सरकार, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, सरकारी स्कूल भी हो, निजी स्कूल भी हो। जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, बेहतर प्रदर्शन करने का मतलब जो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करेगा, वो आगे निकल जाएगा। केवल सरकारी अस्पताल होंगे तो फिर प्रतिस्पर्धा कैसी? जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक कैसे बेहतर हो पाएगा? कंपटीशन होता है कि भैया मैं सेवाओं को 10 में दे रहा हूं, मैं 20 में दे रहा हूं, उसने बोला कि मैं 5 में दे रहा हूं, वो बोलेगा मैं 4 में दे रहा हूं। तो प्रतिस्पर्धा, नवलोक प्रबंधन प्रतिस्पर्धा पर बल देता है, जहां सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कैसे जनता को बेहतर सुविधाएं दे सके। दूसरा, समुदाय सशक्तिकरण, कम्युनिटी इंपावरमेंट। नवलोक प्रबंधन में केवल प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है, बल्कि स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, इन सब पर बल दिया जाता है
पूरी कम्युनिटी को साथ में लेकर डेवलपमेंट की बात कही जाती है। तीसरा, परिणामोन्मुखी सरकार है, रिजल्ट ओरिएंटेड। भारत में क्या है, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में योजनाएं बनती हैं और चल रही हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, योजनाएं चले जा रही हैं। क्या वो योजनाएं अभी तक अपने लाभार्थियों को चुन नहीं पाई? क्या वो योजनाएं अभी तक अपने लाभार्थियों को संतुष्ट नहीं कर पाई? परिणामोन्मुख नहीं है। योजना अगर चले तो उसकी एक निर्धारित अवधि होनी चाहिए, उस निर्धारित अवधि में उस योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंच जाना चाहिए। भारत में रिजर्वेशन 10 सालों के लिए दिया गया था, लेकिन आज भी हम रिजर्वेशन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे। तो परिणामोन्मुख सरकार की आवश्यकता है, लक्ष्य उन्मुख। जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएं उन्हें सही समय पर पूरा भी किया जाए, ऐसी सरकार चाहिए। हमारे यहां कहा जाता है कि 2025 तक बेरोजगारी मुक्त भारत होगा, नहीं होता। अगर टारगेट तय किया जाता है तो टारगेट पूरा भी तो हो। उपभोक्ता निर्देशी सरकार है, प्रत्येक नागरिक को जब सुविधाएं दी जाती हैं तो उसे उपभोक्ता मानकर दी जाए। आप प्राइवेट बैंक में जाइए, प्राइवेट बैंक में जाइए, आपको पता लगेगा कि कस्टमर सर्विस क्या होती है। लेकिन वहीं आप सरकारी बैंक में जाइए, एसबीआई में, और वहां पर खाता खुलवाने की कोशिश कीजिए। तो नवलोक प्रबंधन कहता है कि सरकार कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। नागरिक बेशक है, लेकिन नागरिक को अगर किसी योजना का लाभ मिल रहा है, कोई सेवा आप दे रहे हैं, तो उसे उपभोक्ता मानकर दीजिए। जैसे प्राइवेट बैंक में होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, आपको कोई पूछेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो पूछते हैं। अब आप कहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन आपको सेवाएं भी तो बेहतर देते हैं। तो सरकार की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ। पूर्वानुमानी सरकार, एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट। सरकार को पूर्वानुमान होना चाहिए कि भविष्य में किस किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। भारत की आबादी बढ़ रही है, क्षेत्रफल सीमित है, ये पता है हम सभी को। तो अगर आबादी बढ़ रही है, क्षेत्रफल सीमित है, तो आने वाले समय में बहुत सारी वस्तु और सेवाओं की मांग और आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होगा। तो पूर्वानुमानी सरकार होनी चाहिए, उद्यमी सरकार, एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट। केवल पब्लिक वेलफेयर नहीं करना, पब्लिक वेलफेयर करने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहां से आएगा? जनता टैक्स नहीं भरती, तो फिर पैसा कहां से आए? तो सरकार को अपने उपक्रमों का, जो सरकार ने संगठन या कंपनियां बनाई है, वो प्रॉफिटेबल बनानी पड़ेंगी। अब वो भी नहीं हो पा रहा, फिर क्या बचा तरीका? प्राइवेटाइजेशन करो, डिसइन्वेस्टमेंट करो, विकेंद्रीकृत सरकार हो, सारी शक्तियां केंद्र में केंद्रित ना हो जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक विभाजित होनी चाहिए। बाजारोन्मुख सरकार हो, मार्केट ओरिएंटेड, कि बाजार में चल क्या रहा है, बाजार में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या बाजार की मांग और आपूर्ति में परिवर्तन आ रहा है। अब काम को करने का तरीका ट्रेडिशनल नहीं हो सकता, परंपरागत नहीं हो सकता। आज पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी परंपरागत नहीं रहा। पहले गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, आज गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। आज पढ़ने और पढ़ाने के तरीकों में बदलाव आया है। अब सरकारी स्कूलों में अगर पुराने ही तरीकों से पढ़ाया जाए तो फिर वो निजी क्षेत्र के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। तो नवलोक प्रबंधन एक ऐसी सरकार पर बल देता है जो बाजार को ध्यान में रखकर अपनी सुविधाओं को प्रदान करे। और आखिरी, उत्प्रेरक सरकार, कैटलिस्टिक गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो ना केवल खुद काम करती है बल्कि लोगों को प्रेरित करती है, प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, गैर सरकारी संगठनों को प्रेरित करती है, लोगों को प्रेरित करती है कि वो भी सरकार का सहयोग करे और मिलजुल कर काम किया जाए। और ये नवलोक प्रबंधन के 10 सिद्धांत या विशेषताएं मानी जाती हैं। ये वाला सवाल आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अब आते हैं आलोचना। पहला, लोक सेवकों का मनोबल गिरने की संभावना है। लेटरल एंट्री, निजी क्षेत्र के जो दमदार बंदे हैं, जब आप उनको सरकारी क्षेत्र में बड़ा पद दे देंगे तो जो लोक प्रशासन में पीएससी का, यूपीएससी का एग्जाम देकर प्रमोट होकर जा रहे हैं, उनका मनोबल गिरेगा। दूसरा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में कमी आएगी, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है।
सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में कमी आएगी, बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। अब मान लीजिए कि कोई बंदा है जिसने बैंक पीओ की तैयारी की, एसबीआई में उसका सिलेक्शन हुआ, सरकार ने 5 सालों के बाद कहा कि हम एसबीआई का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, यानी अब वो सरकारी बैंक नहीं है, वो निजी बैंक हो गया। अब उस बंदे पर क्या बीतेगी? और फिर लोग सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। और प्राइवेटाइजेशन होने के साथ साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा, कंप्यूटरों का ज्यादा उपयोग होगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि नव लोक प्रबंधन की ये आलोचना मानी जाती है। कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं है कि नव लोक प्रबंधन का महत्व कम हो गया है, उसका महत्व उतना ही है। पहला, सरकार के कार्यभार में कमी आएगी, सरकार उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देगी, उन वर्गों पर ज्यादा ध्यान देगी जहां ज्यादा जरूरत है। लाल फीताशाही में कमी आएगी। लाल फीताशाही का मतलब कानून नियमों का उपयोग कर कर कार्यों में देरी नहीं होगी, हर काम जल्दी से होगा। प्रशासन में कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, क्योंकि निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा होगी तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा। अब आपको पेंशन लेने के लिए या फिर सब्सिडी लेने के लिए जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके खाते में आ जाएगा। अगर आपको कोई किसी प्लाट की रजिस्ट्री करवानी है, कोई सिलेंडर का कनेक्शन लेना है, तो आपको अब जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन बैठकर आप काम कर सकते हैं। ये क्या है? नवलोक प्रबंधन। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। लोक व निजी प्रशासन में प्रतिस्पर्धा होगी, जितनी प्रतिस्पर्धा होगी एट द एंड उसका बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा। तो ये सब नवलोक प्रबंधन के महत्व माने जाते हैं। कुछ लोग आलोचना करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, डिसइन्वेस्टमेंट की, कि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रही, लेकिन समय की मांग है। अगर हम कहें कि भारत एक विकासशील देश है, तो लेकिन हमारा सपना विकसित देशों का भी तो है, और विकसित देशों में आपको निजीकरण मिलेगा, आपको प्राइवेट सेक्टर की भूमिका मिलेगी। तो नवलोक प्रबंधन एक तरीके से विकसित देशों की संकल्पना पर आधारित है, हालांकि ये दोनों के लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ एक आखिरी बात कि अगर ये पूछा जाए कि नवलोक प्रशासन और नवलोक प्रबंधन में क्या अंतर है। नवलोक प्रशासन 1968 के समय में आया और नवलोक प्रबंधन 1990 के समय में आया। नवलोक प्रशासन की अवधारणा अमेरिका से जुड़ी है, नवलोक प्रबंधन की अवधारणा ब्रिटेन से जुड़ी है। नवलोक प्रशासन के समय परिस्थितियां अलग थी। नवलोक प्रशासन की अवधारणा अमेरिका की सैद्धांतिक और व्यवहारिक कमियों से जन्मी थी, जबकि नवलोक प्रबंधन की अवधारणा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का परिणाम है। नवलोक प्रशासन की अवधारणा विकसित देशों के लिए आई थी, जबकि नवलोक प्रबंधन की अवधारणा विकसित और विकासशील दोनों के लिए उपयोगी है। नवलोक प्रशासन मूल्य, प्रासंगिकता, सामाजिक समता, परिवर्तनशीलता पर बात करता है, जो नवलोक प्रशासन के 4 लक्ष्य माने गए थे, उद्देश्य माने गए थे, जबकि नवलोक प्रबंधन 3E पर बात करता है, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं कि नवलोक प्रशासन और नवलोक प्रबंधन में क्या अंतर है। और लोक प्रबंधन के 2 नवीन आयाम माने जाते हैं, पहला न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इन दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट किया और कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन। और विकास प्रशासन से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो 21 में हो चाहे वो 22 में हो सकता है दोनों में आ जाए। हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।